दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, इसके तीसरे भाग में आपने देखा कि जो बंदर इसके द्वारा मारा गया था उस पे लगातार 2 दिन तक जिंदे बकरे बांधकर वहाँ पे शिकारी दल एक बंकर खोद के बैठा रहा, परंतु उस पे गुलदार नहीं लौटा। दोस्तों, और आगे की जो घटनाक्रम है उसको बताने से पहले बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप अपने यहाँ जहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस प्लेस को भी दिखाएं। तो मैं आज आपको अपने गैरसैंण व अपने घर के बारे में बताऊं, ये कहाँ से कितना दूर है। दोस्तों, नेशनल पार्क रामनगर से 162 किलोमीटर पे गैरसैंण है और गैरसैंण से जो ग्वारगदेरी पुल आधा किलोमीटर पे है, वहाँ से ऊपर हमारे यहाँ के लिए आधा किलोमीटर पैदल मार्ग है। यह लगभग 1840 मीटर पे हमारा घर है। इसके चारों ओर बाँझ, बुरांस, चीड़ और सारे यहीं से जो जंगल लग जाता है, ये पूरे खाकर खेत होते हुए पूरे खनसर या दूसरे ब्लॉक थराली, नारायणगढ़ को लिंक करता है। इसके जो पीछे वाला जंगल है, ये जंगल यहाँ से भराड़ीसैंण होते हुए दूधातोली और दूधातोली के बाद पौड़ी को लिंक करता है। यह जगह बिल्कुल शांत एवं जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडी जगह है। यहाँ बर्फ़ गिरती है और अभी परसों वाली बर्फ़ और हाइट तक आई थी, अभी यहाँ नहीं गिरी। शायद जनवरी तक यहाँ बर्फ़ गिर जाएगी। यदि आप कर्णप्रयाग से देखें तो कर्णप्रयाग से ये 48 किलोमीटर दूर है और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी परे मानी जाती है। इसलिए मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगती है जहाँ हम निवास करते हैं। यहाँ जंगल नज़दीक है, पानी पर्याप्त मात्रा में है और जंगली जानवर, अनेक पक्षियों की चहचहाट से यह गूंजता रहता है। चलें दोस्तों, अपनी मूल घटनाक्रम पे। दोस्तों, 4 तारीख को लगभग 11:30 बजे वही घणात गांव, जहां इससे पहले सीसीटीवी कैमरे पे ये इंजर्ड गुलदार आया था, एक बार पुनः यह गुलदार उस सीसीटीवी कैमरे पे देखा गया। 19 तारीख और उसके बाद ठीक 4 तारीख। इस समय क्योंकि यहाँ पे जो गुलदारों की मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के अनुसार 1-2 गुलदार जो मेहरगांव वाले पैच पे ट्रैप पे आए थे, वहाँ ये लग रहा था कि शायद ये गुलदार कमज़ोर है और इंजर्ड है, इसलिए ये गुलदार ऊपर चढ़ चुका है। इसलिए घणात गांव की जो मचान थी उसको बंद कर दिया गया। उस पे उस दिन कोई भी आदमी उस पे नहीं बैठा था। और इस बीच जो तितड़ गांव वाली मचान थी, जो परवाल गांव के तितड़ गांव पे जो मचान थी जहाँ पे राजा को गुलदार उठा के ले गया था, फिलहाल इस गुलदार पे भी कोई आदमी, इस मचान पे भी कोई उस दिन नहीं बैठा और सारा ध्यान मेहरगांव वाली रिच पे था, क्योंकि यहाँ पे गुलदारों की संख्या बढ़ चुकी थी और इस पे भी एक ऐसा गुलदार लग रहा था जो संभवतः शरीर से कमज़ोर हो चुका था। इसी को ऐसा माना गया कि जो इंजर्ड गुलदार है ये मेहरगांव पे ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पे हमारी लाइव वेटें बंधी हुई थी, तो ये संभवतः ये लग रहा था कि ये लाइव वेट को अपना शिकार बनाएगा। और 4 तारीख को जब 5 तारीख सुबह
इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो ये पता चला कि इंजर्ड गुलदार फिर सीसीटीवी कैमरे पे आया है। अब घड़ात गांव में जहाँ पे वो दुकान थी उसकी छत पे एक परमानेंट मजबूत मचान बना दी गई, जो एक बंकर के रूप में छत पे बना दी गई। और उससे जो आगे, क्योंकि मुर्गे ठीक उस दरवाजे पे थे तो ऊपर मचान से वहाँ पे यदि गुलदार आता है तो उसको फायर करना संभव नहीं था, इसलिए अन्य मुर्गे खरीदकर ठीक सड़क के दूसरी ओर रख दिए गए, ताकि कभी भी यदि गुलदार आए तो इन मुर्गों पे जब वो हमला करने की कोशिश करे तो आदमी इस मचान से इस पे फायर कर सकता है। और इसके बाद इस मचान के लिए बिल्कुल ये कहा गया कि इस मचान को बिल्कुल न छोड़ा जाए, क्योंकि जो इंजर्ड गुलदार है ये कभी न कभी यहाँ मुर्गों पे जरूर आएगा। और इसी को देखते हुए, क्योंकि ये मुर्गों पे ज़्यादा आ रहा है, ये सोचा गया कि हो सकता है कि इसका एक पाँव इंजर्ड है, इसलिए ये बड़े कुत्ते पर अपने डर से हमला नहीं करेगा। और हो सकता है कि ये अधिक दूर भी न जा रहा हो, इसलिए घड़ात गांव पे जो पिंजरा था उस पे भी अब लगातार 4 मुर्गे डाल दिए गए, ताकि उन मुर्गों के चक्कर में जब ये वहाँ घूमे तो ये कभी पिंजरे पे फंस सकता है। 4-5 तारीख शाम के समय तित्तड़ गांव की जो मचान थी वो भी ऑफ थी, और तित्तड़ गांव जहाँ पे राजा को गुलदार ने उठाया था उसी घर से 7:30 बजे शाम को एक कुत्ते को गुलदार उठा के ले गया। 6 तारीख को ये सूचना मिली कि यहाँ से कोई ब्लड के बूंद की निशानें दिख रही हैं, कोई चीज़ गुलदार उठा के ले गया है। तो तुरंत भीम, भंडारी और ये लोग, सुमित, ये सारे लोग उस वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस घसीट और खून के निशानों का पीछा किया। लगभग 2 घंटे मेहनत के बाद झाड़ियों को छानते हुए इन्हें एक कुत्ते की बॉडी प्राप्त हुई। अब सारा ध्यान इस पे आ गया था कि गुलदार 4 तारीख घड़ात गांव था और शायद यही गुलदार फिर तित्तड़ गांव पहुंचकर जहां पे इसने राजा को शिकार बनाया था वहीं से ये एक कुत्ते को उठा के ले गया है। तुरंत यहाँ पे मचान बनाने की तैयारी की गई और यहाँ पे एक पेड़ वाली मचान बना दी गई, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो भी पेड़ था वो बहुत छोटे थे और ये बांस का झुरमुट था। इसमें केवल एक चीड़ का पेड़ ही जो ऐसा था जिस पे मचान बनाई जा सकती थी। या तो कुत्ते की बॉडी को और दूर खींचकर मचान बनाई जा सकती थी, परंतु लेट कार्रवाई के कारण दिन के 2-2:30 बज चुके थे, इसलिए और मचाने बनाना संभव नहीं था। और लगभग 3:30 बजे इस पे भीम, भंडारी दोनों इस पे बैठ गए। इन्हें रात के लिए पानी, खाना सब इन्हीं को दे दिया गया और इनको ठीक सुबह उतरना था। बाकी मैं घड़ात गांव वाली मचान पे चले गया और जॉय वकील मेहरगांव वाली मचान पे चले गए। इस बीच जो जहीर बख्शी थे वे यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि घर में शायद उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो लोग वापस देहरादून चले गए थे। सबको संभावना थी कि आज जो कुत्ता तित्तड़ गांव से उठाया गया है ये संभवतः उसी इंजर्ड गुलदार द्वारा उठाया गया है, क्योंकि कुत्ता जो था वो छोटा था, उसका शरीर छोटा था और छोटे कुत्ते के होने से ये लग रहा था कि ये इंजर्ड गुलदार बड़े कुत्ते को शिकार नहीं बना सकता है, परंतु छोटे कुत्ते को ही शिकार बना सकता है। फिर दूसरी बात थी, जहाँ पर से इसने राजा को उठाया था ठीक उसी जगह से इसने कुत्ते को, दरवाजे पर बैठे हुए कुत्ते को उठाया था। विश्वास था कि शायद आदमखोर मारा जाएगा,
परंतु जब सुबह भीम और भंडारी मचान से उतरे तो उन्होंने बताया कि वे पूरी रात बैठे रहे परंतु कोई मूवमेंट उस पर नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर दूसरे दल को उस पर बिठाया गया परंतु कोई सफलता नहीं मिली और उसके बाद तीसरे दिन इस पर ट्रैप कैमरा लगा के छोड़ दिया गया। चौथे दिन इस पे एक गुलदार लौटा जो ट्रैप कैमरे द्वारा इसकी फोटोज खींची गई, परंतु उसने कुत्ते को नहीं खाया जो ट्रैप कैमरे द्वारा उसकी फोटोज खींची गई फ्लैश के द्वारा, तो ये गुलदार फिर वहाँ से निकल गया। और एक बार जो एक आशा भरी थी, जो एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि आदमखोर मारा जाएगा, परंतु निराशा ही हाथ लगी। और दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब जो भौड़ गांव वाली मचान उस पे भंडारी को परमानेंट के लिए भंडारी को दे दिया गया कि आप लोग इस पे डेली शाम को 6 बजे बैठ जाएंगे और सुबह ही यहाँ से वापस कैंप को आएंगे। जॉय वकील को अब कंपल्सरी तित्तड़ गांव वाली मचान पे बैठने के लिए कहा गया कि आप इस स्पॉट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लग रहा है कि ये गुलदार जो है इस पे भी मूवमेंट कर रहा है। और भीम के लिए मेहरगांव वाली मचान कंटिन्यूस करने के लिए दे दिया गया। हाँ, बशर्ते ये प्लेस जो है जहाँ गुलदार की मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे 2-3 मचानें बनी हुई थी, तो कभी इस मचान पे कभी दूसरी मचान पे ऐसे ये लोग बैठ रहे थे मेहरगांव वाली मचानों पे। ठंडा बहुत बढ़ चुका था और ठंडे के कारण जो हमारी लाइव वेट थी दोनों लाइव वेट मर गई। बिना गुलदार के आक्रमण के ही ठंडे के कारण ये दोनों लाइव वेट मर गए। अब हमारे पास जो लाइव वेट कंटिन्यूस बंधी हुई थी ये समाप्त हो गई थी। फिर भी इनकी बॉडी को देखा जा रहा था कि कहीं कोई गुलदार इनकी बॉडी को पे तो नहीं लौटता है, परंतु अंतिम समय तक जब तक ये पूरी बॉडी खराब नहीं हुई तब तक भी इन पे कोई भी सियार के अलावा कोई गुलदार नहीं लौटा। ये बड़ी सोचने की बात थी कि गुलदारों की संख्या ट्रैप कैमरों पे तो आ रही है, परंतु जो लाइव वेट था उस पे कोई भी गुलदार नहीं गया, उसकी बॉडी पे भी कोई गुलदार नहीं गया, जबकि वो इतने दूर भी नहीं बंधे थे, बस्ती के नज़दीक ही बंधे हुए थे। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। 17 तारीख नवंबर आ गई। 17 तारीख नवंबर भंडारी घड़ात वाली मचान से उतरा, तभी उनके घर से फ़ोन आता है कि सुबह उनके पिताजी का हार्ट फेल हो गया है और उनको घर जाना है। दोस्तों, एक समाज सेवा के लिए एक शिकारी के रूप में भंडारी वहाँ आए थे और अपने पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। और वे उसी समय अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए उनको तिलवाड़ा जाना पड़ा। उनकी जगह में बड़ियारगढ़ से बलदेव को बुलाया गया और बलदेव 6 फीट लंबा आदमी, खूब पहाड़ों पे चढ़ने का जिसे पूरा अनुभव था, पेड़ों पे चढ़ने का पूरा अनुभव था और एक कर्मठ शिकारी के रूप में ये हमारे दल में सम्मिलित हो गए। 17 तारीख सुबह लगभग 10 बजे जहाँ पे पहला बकरा जो गुलदार ने मारा था और उसके बाद उसके 50 मीटर दूर जो बंदर को मारा था, वहीं पे एक बकरे वाला जो बकरा चरा रहा था उसकी एक बकरी को गुलदार ने मार दिया। सूचना तुरंत पहुंची वन विभाग को और तुरंत शिकारी दल वहाँ पे पहुंचा। उस बकरे वाले से उस बकरे को वहीं पे छोड़ने का अनुरोध किया गया और उससे बड़ी बकरी जो हमारे पास वेट के लिए थी उसको उससे देने का मनाया गया, परंतु ऐसे
व्यक्ति जो समाज की सेवा के लिए अपना मरा हुआ बकरा, जबकि उसके जगह में उसको जिंदा बकरा और उससे बड़ी बकरी दी जा रही थी, कंपनसेशन के 4,500 रुपये देने के लिए भी कहा गया, परंतु ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि हम लोग निःशुल्क सेवा के लिए अपने घरों को छोड़कर इन जंगलों के मचानों पे, पेड़ों पे पूरी रात इस ठंडे में रह रहे थे, और वो गांव वाला जिसको उस बकरे के जगह में उससे बड़ा बकरा दिया जा रहा था और 4,000 रुपये प्लस उसको दिए जा रहे थे कंपनसेशन के, तो भी वो अपनी मरी हुई बकरी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे एक बार दिल को ये ठेस लग रही थी कि ये लोग इस गुलदार को मरवाना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने भी उसको बाद में टोका, परंतु ऐसा लग रहा था कि उसकी जो अक्ल है वो खोपड़ी के पीछे नहीं बल्कि पैरों के नीचे है। और फिर उसी जिंदा बकरे को वहाँ पे बांधकर भीम और असवाल बैठे रहे। पूरी रात वहीं बैठे रहे और उसके बाद दूसरे दिन उसी के बगल पे जो एक टूटी फूटी गौशाला थी, जो बंजर थी, उसके अंदर, क्योंकि बाहर रहना संभव नहीं हो पा रहा था इस ठंडे में, वो एक नाला था और उस नाले में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो उसके अंदर बैठकर उन्होंने लोगों ने बाहर बकरा बांधा और दूसरी रात भी उनके द्वारा वहाँ पे काटी गई, परंतु गुलदार वापस नहीं लौटा। ठीक जिस दिन 17 तारीख को 10 बजे उस गुलदार द्वारा बकरा मारा गया था, और ठीक उसी दिन शाम के समय लगभग 7:30 बजे तित्तड़ गांव के नीचे एक गाय को गुलदार ने मार दिया। एक साथ 2 घटनाएं हुई। ये महसूस किया जा रहा था कि इतनी बड़ी गाय को ये गुलदार जो इंजर्ड है मार नहीं सकता है, परंतु फिर भी एक चांस लेने की बात थी कि वास्तव में किस गुलदार द्वारा इसे मारा गया, और जॉय वकील उस पे भीम के साथ बैठ गई। जब वे पूरी रात बैठे रहे तो उस पे गुलदार नहीं लौटा। दूसरे दिन फिर उस पे वो लोग बैठे रहे, फिर गुलदार उस पे नहीं लौटा। उसके बाद तीसरे दिन उस गाय को वहां से हटाकर एक जो बंजर मकान थी उस मकान के खेत में रखने का विचार किया गया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो मैंने देखा जो गाय स्वामी था, शायद उसने और गांव के जो लड़कों से कहकर उस गाय को फेंकवाने के लिए वो लोग उसको लगभग 100 गज दूर तक ले गए थे, और फिर तुरंत हमारे द्वारा सुमित को वहाँ भेजा गया और उससे कहा गया उन लोगों से कि इस गाय को आप छोड़ दे, वहीं पे रख दे, और हम इस गाय को दफनाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इसके लिए चांस है, क्या पता गुलदार इस पे लौट जाए। फिर वो गाय वापस जहाँ पे पहले थी उससे नीचे लगभग 20-25 मीटर नीचे एक बंजर जो मकान था उसके आगे खेत में रख दी गई। अब जॉय के लिए उस मकान के अंदर बैठना था और उसके अंदर से उस गाय को देखना था, क्योंकि बाहर वाली मचाने में आपको बता चुका हूँ कि बहुत ठंडा उस एरिया में हो चुका था, जिससे बाहर वाली मचाने यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बलदेव और जॉय वकील रात भर उस पर बैठे रहे। दोस्तों, इस गाय को 20 तारीख तक रखा गया, परंतु उसके बाद भी इस पे गुलदार नहीं लौटा। 19 तारीख को असवाल और फॉरेस्टर शैमुअल के द्वारा एक बकरा उस प्लेस पे बांधा गया जिस पे 2 बकरे इससे पहले गुलदार मार चुका था। इस बकरे की रस्सी को इतना लंबा किया गया
तब कि गुलदार को ये महसूस न हो कि ये बकरा यहाँ पे बंधा हुआ है, और वो बकरा बहुत दूरी तक, लंबी रस्सी के कारण बहुत दूर तक चल रहा था। संभावना थी कि क्या पता गुलदार इन झाड़ियों में यदि छुपा होगा आज भी, तो फिर वो एक सामान्य बकरी को देखते हुए इस पे हमला करेगा, और ये दल इस गुलदार को वॉच करेगा कि क्या ये गुलदार इंजर्ड गुलदार है या कोई अन्य। ठीक 12:10 पे ये गुलदार एक झाड़ी से बहुत झटके के साथ निकलता है और इनकी बकरी पे झपट जाता है। असवाल और सिमवाल जी इसको देखते रहे, परंतु उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि ये गुलदार वास्तव में इंजर्ड गुलदार है या दूसरा, क्योंकि गुलदार बहुत झटके के साथ वहाँ पे आया। उसने बकरी पे दांत मारे और उसके गले में रस्सी होने के कारण तुरंत उसने उसको छोड़ दिया और उसी स्पीड से वो उन झाड़ियों में भाग गया। यानी वॉच करने वाला दल को ये भी पता नहीं चला कि गुलदार कब निकला और कब भाग गया। तुरंत ये सूचना हम तक पहुंची। मैं हुए और जॉय हुकिल हुए, हम तुरंत अंथवाल गांव पहुंचे और इन लोगों को हटाकर हमने वहीं 100-200 मीटर दूर जो इस पे एक दीवार थी, उस दीवार की आड़ पे बैठने का फैसला किया, क्योंकि नज़दीक होने से इस गुलदार को पता चल जाएगा। तुरंत विकास पवार, सुमित, भीम, बलदेव द्वारा एक जो प्राकृतिक रूप से छोटी सी गुफा बनी हुई थी उस पर घास आस लगा दिया गया, क्योंकि बाई चांस तब तक शाम तक यदि गुलदार नहीं लौटेगा तो ये लोग उस गुफा में बैठ के इस गुलदार का इंतज़ार करेंगे। और वर्क इसलिए बहुत जल्दी किया गया कि बाद में इनको टाइम नहीं मिलेगा इसको छुपाव के लिए, क्योंकि बाद में गुलदार इनको देख सकता है। इसलिए तुरंत उसी समय 10-20 मिनट के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई कर दी गई और मैं और जॉय हुकिल 12:30 बजे इस पे बैठ गए। लगभग शाम के 5 बज चुके थे, परंतु गुलदार इस बकरे की बॉडी पे नहीं लौटा और उसके बाद तुरंत दूसरा दल वहाँ पहुँचा और हम लोग वहाँ से हट गए। वे दल जब इस प्राकृतिक गुफाओं में मचान के अंदर बैठे तो हम सब हो हल्ला करते हुए वहाँ से निकल गए, ताकि गुलदार ये समझे कि जो दल यदि उसने हमको देख लिया होगा तो ये सोचेगा कि ये यहाँ से हट गए हैं और वो उस बकरे पे आ सकता था। परंतु ये गारंटी नहीं थी कि कौन सा गुलदार है। पहले मेन था कि वो गुलदार आए तो पहले उसको देखा जाए कि वास्तव में वो इंजर्ड गुलदार है या दूसरा। सामान्य गुलदार होगा तो उसको छोड़ना था। और उसके बाद ये दल लगभग पूरी रात उस पर बैठा रहा। एक नाला था जिस नाले में भयंकर ठंडा हो रहा था, फिर भी ये दल पूरी रात वहाँ बैठा रहा। इनको सुबह 8 बजे तक बैठने के लिए कहा गया था और जब धूप आ गई तो मैं और विकास पवार तुरंत वहाँ पहुँचे और हमने इस दल को वहाँ से हटाकर जहाँ हम पहले दिन में उस दीवार के आड़ पे बैठे थे वहाँ बैठ गए। हमें संभावना थी क्या पता ये दूसरे दिन ये गुलदार फिर इस पोर्शन पे रहेगा तो ये इस बकरे पे आ सकता है, परंतु पूरा दिन गुजर गया और गुलदार उस बकरी की शॉप पे नहीं लौटा। और हम भी फिर उसके बाद हमने फ़ोन करके तिवारी को बुलाया और वे भी उस बकरे को लेके वापस आ गए। दोस्तों, इस प्रकार की कार्रवाइयों को चलते चलते लगभग 21 तारीख हो चुकी थी। मैं देख रहा था गांव वालों में भी अब एक अफवाह जैसी चल रही थी। मॉनिटर ऑफ रुद्रप्रयाग में भी जब कॉर्बेट को ये गुलदार बहुत छका रहा था तो उस समय पहाड़ों पे एक अफवाह इस प्रकार की चल रही थी कि ये कोई ऐसा गुलदार है जो रात को आदमी का शिकार करने के लिए गुलदार का रूप ले लेता है और उसके बाद ये दिन में आदमी की तरह बन जाता है। और पहाड़ी में भाषा में इसको बोक्सा कहते हैं, क्योंकि बात है 1918 की बात है। उस समय तक लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे और उनको ऐसी चीज़ों पे विश्वास बहुत ज़्यादा था।
परंतु ये 21वीं सदी थी, फिर भी लोगों में इस प्रकार की गुपचुप अफवाह चल रही थी कि ये गुलदार बोक्सा है, यानी ये जब आदमी का शिकार करता है उस समय ये गुलदार बन जा रहा है और उसके बाद ये सामान्य आदमी की तरह हो जाता है। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि जब साक्षी की बॉडी पे जॉय हुकील बैठे थे तो उनको गुलदार आता हुआ दिखा, और जो ही गुलदार को जॉय ने देखा तो वो एक औरत के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार की एक अफवाह चल रही थी। जब मैंने जॉय हुकील को कहा कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो वे हंसने लगे और कहने लगे क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ में कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों के द्वारा कही जाती है और हम जैसा का तैसा उसको फिर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कभी भी हमने इन चीज़ों का सत्यापन नहीं किया कि वास्तव में इस प्रकार का होता है या नहीं, बल्कि हम उस चीज़ को जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा उसी चीज़ को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपनी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वहाँ इस प्रकार का हुआ था। और यही अफवाह इसमें जो थी इस गुलदार के लिए भी चल रही थी, क्योंकि ये शिकारियों को नहीं दिख रहा है, बाकी सामान्य लोगों को ये गुलदार दिख रहा है और दिन में ये बकरे मार दे रहा है। उन्हीं के सामने ये जहाँ ये मचान उस दिन छोड़ रहे हैं वहाँ ये वारदात कर दे रहा है, जहाँ ये लोग नहीं है ये गुलदार वहाँ पहुँच जा रहा है। इससे एक भय का एक माहौल जैसा उत्पन्न हो रहा था। को भी अब लोग भला बुरा कह रहे थे कि 4-4 महीने हो गए ये कैसे शिकारी हैं जिनके द्वारा अभी तक इस आदमखोर को नहीं मारा जा रहा है। परंतु कुछ लोग समझ रहे थे कि जब तक शिकारियों को गुलदार दिखेगा ही नहीं तो वे इस इंजर्ड गुलदार को मारेंगे कैसे। दोस्तों, इस तारीख शाम को जो हमारे ट्रैप कैमरे थे, उन ट्रैप कैमरों पे भौड़ गांव के जो कैमरे थे उन कैमरों पे लगभग 2 या 3 गुलदारों की फोटोज आई। भौड़ गांव में एक कैमरा ऐसा लगा हुआ था जिसमें जब फर्स्ट घटना हुई थी जुलाई में, जिसको D1 के नाम पे भी कहा गया था, क्योंकि ये कैमरा बिल्कुल रोड के नीचे भौड़ गांव जाने वाले रास्ते पे था और उस समय इस कैमरे पे किसी गुलदार की फोटोज आई थी। अब 20 तारीख नवंबर को इस कैमरे पे एक फोटोग्राफ्स आई जहां पहली लड़की को गुलदार ने मारा था, उसी रास्ते पे ये गुलदार सड़क पे आया था और इस कैमरे ने इसकी फोटोज ली थी। ये गुलदार काफ़ी हेल्दी और बड़ा था और उसके बाद ये बाई रूट चला था और उसके बाद कहीं से ये फिर जंगल की ओर निकल गया था। बलदेव रात को घड़ात वाली मचान पे था और उसके बाद जब बलदेव वापस लौटा तो नाश्ता करने के बाद मैंने बलदेव से कहा, यार बलदेव आज ऐसा करते हैं, क्यों ना जहाँ ये गुलदार ऊपर जंगल को निकला है थोड़ा देखते हैं ये कहाँ तक जा रहा है। और मैं हुआ, राजू हुआ और बलदेव हुआ, विश्वनाथ वाली जो कच्ची रोड निर्माणाधीन है उस पे चले तो हमने देखा कि इस गुलदार द्वारा बहुत बड़े बड़े क्रैश इस पे दिए गए हैं और ये सीधे बहुत दूर घने जंगल की ओर निकल चुका है। यानी ये गुलदार उस समय उस घने पैच से एक राउंड या रेखी के लिए भौड़ गांव पे पहुंचा था। और दिन में हम लोग वहीं जो बड़े बड़े तब्बड़ थे, हम अपने साथ बकरा ले गए थे और बकरे को एक प्लेस पे बांधने के बाद, तब्बड़ में बांधने के बाद हम लोग इन झाड़ियों के छुपाव में शाम 4 बजे तक बैठे रहे, परंतु कोई मूवमेंट नहीं हुआ। और उसके बाद यही प्रक्रिया हमने 22 तारीख को भी अपनाई और शायद उस दिन मैंने एक वीडियोज़ बना के आप लोगों को भी डाली थी और उसके बाद शाम को हम वापस लौट गए। शाम को बलदेव ने कहा कि अब आज सुमित और असवाल जो है, क्योंकि भौड़ गांव का जो पोर्शन है नीचे वाला, यदि हम गाड़ी से घड़ात जा रहे हैं तो ये पोर्शन सर्च नहीं हो रहा है, इसलिए सुमित और असवाल कैंप से ही पैदल जाएंगे
और जो परवाल गांव की स्कूल है वहाँ से भौड़ गांव की स्कूल से रात को सर्च करते हुए पैदल ही वे घड़ात गांव पहुँचेंगे और रात को उस मचान को यूज़ करेंगे और उसके बाद सुबह इनको गाड़ी लेने वहाँ पहुँच जाएगी। यही प्रक्रिया अब चल रही थी। तो बलदेव और मैंने उस दिन विचार किया क्यों ना आज हम लोग अपनी गाड़ी से सर्च करेंगे और हमारे साथ ड्राइवर राजू विकास पवार भी हमारे साथ थे। अंथाल गांव के ऊपर वाले पोर्शन पे बारात भी थी और बहुत सारी बारातें उस समय चल रही थी। जब हम लगभग 8:30 बजे के लगभग हम सर्च कर रहे थे तो अंथाल गांव के ऊपर हमको एक बहुत बड़ा सा गुलदार दिखाई दिया। वो बोलियाधार की ओर आ रहा था, परंतु हमारी गाड़ी इधर से जाने के बाद वो पलट गया और रोडी रोड दौड़ने लगा। जब हमने रोडी रोड वो गुलदार दौड़ रहा था तो उसका शरीर बहुत बड़ा था, परंतु वो साफ दिख रहा था कि इसका कोई भी पाँव इंजर्ड नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपने कैमरों से उसकी फ़ोटोग्राफ्स दौड़ते हुए उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली और उसके बाद वो रोड से नीचे निकल गया। यानी मुझे इस समय दूसरी बार कोई गुलदार दिख रहा था। एक बार मुझे जो नीचे गांव है बोराड़ी पे एक गुलदार रात को दिखा था, जो एक मकान के किनारे पे बैठा हुआ, जो कुत्ते भौंक रहे थे उनके इंतज़ार में था और वो खेत में बैठा हुआ था। एक गुलदार मैं उस समय देख चुका था और वो भी उस समय काफ़ी बड़ा था। यानी लग रहा था कि इस पोर्शन पे कुछ 1-2 बड़े मेल गुलदार भी हैं। और उसके बाद हम लोग रात भर सर्च करते रहे और उससे अलावा हमको कहीं भी इंजर्ड गुलदार नहीं दिखा। अब तितड़ गांव वाली जो मचान जॉय वकील यूज़ कर रहे थे उनके द्वारा वहाँ पे अब एक मुर्गियों का के लिए एक केज बनाई गई और उस केज पे कुछ मुर्गे भी उनके द्वारा रखे गए, ताकि यदि गुलदार वहाँ निकलता है इंजर्ड गुलदार तो बकरी से बढ़िया मुर्गों पे या मुर्गों को खाने के लिए जब वो घड़ात पहुँच रहा है तो यहाँ पे यदि मुर्गे उसको मिलेंगे तो क्या पता उस पिंजरे पे वो थोड़ा देर रुकेगा और उसको शूट करना सरल हो जाएगा। अतः अब इस प्रकार से जो मुर्गों की व्यवस्था थी वो भी एक बकरे के साथ साथ वहाँ पे एक मुर्गों का पिंजरा भी लगा दिया। दोस्तों, इस बीच जहीर बख्शी जो घर गए थे उनकी माँ का देहांत हो गया। यानी एक भंडारी जिसको पितृशोक और एक जहीर जिसको मातृशोक हो गया था, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया और जहीर उसके बाद वापस महरगांव लौट आए थे। यानी अब एक शिकारी और बढ़ गए थे, जहीर बख्शी भी। वे अपने लाइव कैमरों के साथ महरगांव, कभी तितड़ गांव, लगातार लाइव कैमरे और लाइव वेट बंधवा के उस पर वे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लाइव वेट में आदमी को वहाँ नज़दीक बैठना नहीं होता है। वो किसी कमरे के अंदर से भी उस लाइव वेट पे आने वाले गुलदार को देख सकता है और यदि वो इंजर्ड गुलदार होगा तो तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार चलते चलते 24 तारीख हो गई। 24 तारीख को एक साथ गुलदारों की मूवमेंट बढ़ गई और सारे कैमरों पे गुलदारों की फ़ोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई। इस बीच परवाल गांव में भी किसी के द्वारा गुलदार देखने की वीडियो भेजी गई और एक साथ इतने गुलदारों की मूवमेंट से अब ये था कि इस समय गुलदारों की मूवमेंट बढ़ चुकी है। यदि हम लोग इस समय किसी भी प्रकार से मचानों को यूज़ करते हैं तो संभवतया इन मचानों पे कोई भी इनोसेंट लपट आ सकता है। इसलिए सारे शिकारी बैठे और उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि इस समय हमको सारी मचानों को ऑफ करना पड़ेगा। जो हमारे पास सुरक्षा के लिए जो दल है वो गाँव में केवल गश्त करेगा और सारी मचानों को बंद करना पड़ेगा। इससे कोई निर्दोष गुलदार हमारे वेट पे ना आए और यदि किसी वेट पे कोई गुलदार आता है तो उसको चेक करने में टाइम लगेगा और फिर यदि उसने वेट को मार दिया तो लोग कहेंगे कि
शिकारी के द्वारा जो वेट थी, इन्होंने गुलदार को नहीं मारा और बकरा मर गया है। इस प्रकार के एक जो किरकिरी थी उससे बचने के लिए ये तरीका अपनाया गया कि कोई भी शिकारी केवल घणात गांव को छोड़कर, क्योंकि घणात गांव वाली मचान पे हमारा कोई वेट नहीं था, बल्कि वहाँ पे मुर्गों के पिंजरे लगे हुए थे, तो मुर्गों के पिंजरे पे जो गुलदार आएगा वो संभवतः वही इंजर्ड गुलदार होगा, और वो बाय रूट है और वहाँ पे लाइट बली हुई है, तो वहाँ पे जब कोई वो गुलदार निकलेगा तो वो बहुत दूर से दिखाई देगा और उसका इंजर्ड पाँव अपना आप ही पहचान में आ जाएगा। केवल उस मचान को सक्रिय रखने के अलावा सारी मचानों को बंद कर दिया गया।